हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारी एनालिसिस वाली बुक का इस साल 2025 एडिशन में चैप्टर नंबर 5 है। 2024 एडिशन में ये चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, एक्चुअली एक साल कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला चैप्टर डिलीट हो गया था सिलेबस से, तो तब नंबर थोड़ा चेंज हुआ, तो वो चेंज ही रह गया। अब ठीक कर दिए इन्होंने अगेन। तो चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें मोटिव क्या है बच्चों? इसमें कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो क्या एनालिसिस प्रिपेयर कर रहा है? वो एनालिसिस प्रिपेयर कर रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग में जितना कैश बैलेंस था और एंड में जितना है, जितना जितना यूज हुआ, उसको वो सारी ट्रांजेक्शन से कंपेयर करके फाइनली ये डिसाइड करके दे रहा है कि भैया इनका जो कैश के बैलेंसेस हैं वो ठीक है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो सब कुछ एनालाइज करके। ठीक है, इसमें ना बच्चों 3 टाइप की एक्टिविटी बनती है। पहले एक बार सारा फॉर्मेट डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपका बेस ऊपर आपको लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी आपका 2 सालों की आपको बैलेंस शीट दी जाएगी फॉर द ईयर एंडिंग, आपकी नॉर्मली 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 24 एंड 25 होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी वो होती है बच्चों हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब हमारे जो डेली ऑपरेशंस हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर के साथ तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर हो गया, ईबीआईटी वाला न्यूमेरिकल कर लिया? कर लिया ना, तो थोड़ा सा उससे भी कनेक्ट कर दूंगी फिर मैं तुम लोगों को। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ध्यान से सुनना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऑब्वियसली फंड्स का अरेंजमेंट, कि कोई भी कंपनी कहाँ कहाँ से फंड्स अरेंज करती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका डेट वाला पार्ट तो है ही। ठीक है, डेट वाला पार्ट, शेयर्स शेयर्स मेजर होता है उनका। ठीक है, और इस एक्टिविटी का बेस क्या होता है कि कैश कम्स इन प्लस हो जाता है बच्चों एंड कैश गोज आउट माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब हम यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू करे तो डेफिनेटली पैसा आएगा। अब शेयर्स कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, वो भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, ऐसे ही रेजिंग ऑफ बैंक लोन, बैंक से लोन ले लिया तो वो भी इसमें आएगा। कोई शॉर्ट टर्म फंड्स भी हो, जैसे करंट लायबिलिटीज में ना, सीएल में करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म फंड्स लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ये सब भी हमारे किस में आते हैं? इसी फाइनेंस। मतलब इसमें क्या है, फंड्स कहाँ कहाँ से अरेंज होने, पैसा कहाँ से अरेंज होगा। ठीक है, और इससे ऊपर जो एक्टिविटी थी उसका नाम क्या था बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पैसा अरेंज हो गया, अब वो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ होगा? इधर इन्वेस्ट के रिगार्डिंग इस एक्टिविटी का भी खैर बेस क्या है बच्चों? हमारा कैश कम्स इन प्लस एंड कैश गोज आउट माइनस। नहीं, पैसा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग यहां पर ना आपको मेजरली फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लेनी है बच्चों।
क्योंकि पैसा अरेंज हो गया, ओनर्स ने पैसा डाल दिया चाहे बोरो करके। आप अगर देखो तो ओनर्स फंड्स, डेट और इक्विटी तो है यहाँ पर। कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी के केस में मैंने आपको डेट और इक्विटी कराया था ना, तो यहाँ पर डेट और इक्विटी की बातें चल रही हैं। ठीक है, डेट में आपका लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ से आए, इक्विटी वही शेयर्स वाली कहानी हो गई। हाँ पर ये है कि शॉर्ट टर्म फंड्स भी ले लिए जाएंगे यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ठीक है, तो डेट और इक्विटी यहाँ हो गया। अब वो डेट और इक्विटी से फंड्स रेज करने के बाद हमने फिक्स एसेट्स खरीदी, बेची, इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, बेची, तो कैश कम्स इन को बेस लेना है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कैश किस तरह की ट्रांजेक्शन से आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट से या परचेज ऑफ फिक्स एसेट से। ठीक है ना, तो आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड हो जाएगा, ऐसे ही सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐड हो जाएगा। लेस क्या हो जाएगा, पैसा जाएगा किस में, इससे ऑपोजिट बात लेस हो जाएगी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये कहानी चलेगी। इसमें लेस हो जाएगा आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या इक्विटी शेयर्स रिडीम होते हैं बच्चों, रीपेमेंट, रीपेमेंट पब्लिक से हमने लोन मनी ली, फिर उसको रीपे कर दिया, डॉक्यूमेंट दिया उसके बदले में, रिडीम करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर आपको 11th की बिजनेस स्टडीज याद हो, जिनको कि हम कंपनी के चलते हुए भी रिडीम कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे प्रेफरेंस शेयर्स डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पर कंपनी जब वाइंड अप हो रही होती है। प्रेफरेंस शेयर्स में एक वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनको हम रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ये इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बिजनेस स्टडीज की थ्योरी। क्यूमुलेटिव होते हैं कि अगर उनको आपने एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो आपको अगले साल डबल देना होगा, पिछले साल का भी देना होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट मिलेगा आपके लिए, तो एसेट है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है। आप थोड़ा ना डिसॉल्व करा रहे हो उसको, सर्कमस्टांसेस डिसॉल्व करा रहे हैं बेटा। नहीं तो आपकी तो एसेट है बेटा, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपको वो पैसा वापस आएगा चाहे। हाँ, नहीं डिसॉल्व के टाइम नहीं, डिबेंचर्स का तो टाइम ड्यूरेशन पहले से फिक्स होता है, बता दिया जाता है उनको कि आपको 8 साल बाद रिडीम कर दिया जाएगा, 4 साल बाद रिडीम कर दिया जाएगा। क्या हो रहा है भाई, तो फिर मिल जाएंगे आपको 6th ईयर में ही मिल जाएंगे, यस। ठीक है बच्चों, ऐसे ही रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन है, हाँ हाँ, एसेट बेच के देंगे ना बेटा तेरे को, प्रायोरिटी पे तू नहीं, कंपनी के केस में लायबिलिटीज लिमिटेड, बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा ना 11th में। हाँ, घर की एसेट कैसे यूज कर लेंगे फिर, वो तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। कोई बात नहीं, तो फिर आपका डूब जाएगा पैसा। हाँ, वो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में, कंपनी के केस में लिमिटेड पैसा इन रुपए, हाँ वो अकाउंटेंसी में पढ़ाया था मैंने, हाँ जी। बिजनेस स्टडीज में आपने लास्ट ईयर पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उनके घर का एक एक सामान तक यूज कर लिया जाएगा उनके बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने में। हाँ, तो बैड डेट्स हो जाएगा उस केस में। ठीक है, करंट लायबिलिटी वही, अगर शॉर्ट टर्म लोन को उन्होंने रीपे कर दिया तो वो भी आ जाएगा।
ठीक है, इससे ऑपोजिट बातें आ जाएंगी बेसिकली। अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर आते हैं मेजरली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ना बच्चों, पहला कंटेंट होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। कराया हुआ हमने स्कूल में, समझ तो नहीं आया होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें ऐड होते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको रेशोज वाले चैप्टर में मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और देखो डिप्रिसिएशन वहां पर उस चैप्टर में मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला था, यहाँ पर वो नॉन ऑपरेटिंग के हेडर के अंडर किस लिए आ रहा है, क्योंकि नॉन कैश भी यहाँ पर है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, हाँ इसके अंडर है, ये हेडर है, ये हेडर है। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ, क्योंकि इसमें भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, या गुडविल अमोर्टाइज्ड भी। टैंजिबल एसेट्स के डिप्रिसिएशन को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू को। इंटैंजिबल की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। लेस में हो जाएंगी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी एक हेडर है वैसे। इसके अंडर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मेजरली है अभी के लिए स्टार्ट होने के रिगार्डिंग, ऑल्दो अभी ये बहुत आगे जाकर मिलेगा। बेटा हम गाड़ी उल्टी चला रहे हैं, अभी बताती हूँ गाड़ी क्यों उल्टी चला रहे हैं, अभी बताती हूँ। देखो बच्चों, इसके बाद एक आता है हमारा हेडर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप ना हर एक्टिविटी की रिगार्डिंग ये बात याद रखोगे कि लायबिलिटीज का सीधा सीधा सीन है। सीधा सीधा मतलब अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड होगी, कम हो रही है तो माइनस हो जाएगी। एसेट का उल्टा सीन है। उल्टा सीन क्या है कि अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी था ना फॉर्मूला, तो डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा। ठीक है, लायबिलिटी का क्योंकि सीधा सीन है ना, तो लायबिलिटी बढ़ी तो ऐड होगी, एसेट डिक्रीज हुई तो ऐड होगी। लेस में फिर क्या आएगा इसमें, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, ओके। अभी सारा उल्टी कहानी क्यों चल रही है कि हम एक्सपेंसेस को रादर ऐड कर रहे हैं, इनकम्स को लेस कर रहे हैं, उसके पीछे मैं आपको रीजन, बेटा वो उसके उसके अंडर जो कंटेंट है ना वो फाइनली, उसके अंदर जो कंटेंट है वो फाइनली ऐड होके यहाँ पर है, तो हाँ हमारा आंसर निकल आएगा। कर रही हूँ बेटा, शेयर कर दूंगी वैसे मैं, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है तो मुझे जरा कराने दो। ये सब भी यहाँ पर लिख लिख के बाहर जाएंगे, और इनफैक्ट ये भी बाहर जाएगा, तो एक बीच में आपको एक लेवल पर पॉज लगाना होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आएगा आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस का काम, फिर तीनों एक्टिविटीज को टोटल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिर हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक बारी मैं आपको यहाँ पर भी लास्ट स्टेप में भी काम है कि जब हम तीनों एक्टिविटीज के आंसर को प्लस कर देंगे तो फिर हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इस फाइनल आंसर में। तो ये जो फाइनल अमाउंट आएगा इट वुड बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारी कहानी उल्टी क्यों चल रही थी, उसका रीजन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। आप दुनिया भर के टीचर्स
और दुनिया भर के यूट्यूबर्स, किसी की भी वीडियोस चला के देख लेना, आपको वो रीजन क्लियर नहीं कर पाएंगे, कहेंगे रट लो बेटा। जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उल्टी कहानी चल रही थी कि हम एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे थे एंड इनकम्स को हम लेस कर रहे थे। ठीक है, जेन्युइनली बता रही हूँ, स्कूल टीचर भी आपको क्लियर नहीं कर पाएंगी कोई भी। तो मैं आपको ये रीजन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय। ये वो आपने अच्छा वो सीख लिया नेक्स्ट एपिसोड